अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। कैसे गुजर रही है आप लोगों की ईद, ज़रूर बताइएगा। तो हाजिर हो गई हूँ ईद की खुशियों के साथ मज़े का नावल लेकर, जो आपकी खुशी दोबारा कर देगा। बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, आप लोगों को पसंद आएगी। थोड़ा सा आप लोगों को नावल के बारे में बता देती हूँ कि नावल कज़न मैरिज बेस्ड है, एज डिफरेंस बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है, हिडन लव बेस्ड है, फैमिली बेस्ड है, लव ट्रायंगल बेस्ड है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही कमाल का नावल है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है। एक बेहतरीन खबर सुनो, फुप्पो आ रही हैं और साथ में साहिबजादियाँ भी, और वो भी पूरे महीने के लिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब की सख्ती के दिन शुरू हुए चाहते हैं। वलीद ने इन लोगों को दिल दहला देने वाली खबर सुनाकर इनके बदहवास चेहरे देखे थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अनुषा ने गुस्से से कहा था। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, बल्कि ये बात तो 110% सही है। मैं भी दादी जान के कमरे से आ रहा हूँ और वहाँ पर ताई अम्मा और अम्मी छोटी चची बैठी हुई थी और यही बात सरगर्म थी कि फुप्पो आ रही हैं, वो भी अपनी बेटियों के साथ। वलीद ने अनुषा को घूरते हुए कहा था। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि सचमुच फुप्पो आ रही हैं? आजिर ने सोफे से उठते हुए कहा था। क्यों आ रही हैं वो पूरे महीने के लिए, वो भी यानी कि 30 दिन? हुरिया काउच पर गिरते हुए गोया हुई थी। हाँ मेरी बहन, दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही, और फुप्पो को सहना ही पड़ेगा। चलो फुप्पो आ रही हैं तो भी ठीक है, और विरशा भी आ रही है, ये भी ठीक है, लेकिन अरीशा क्यों आ रही है? समझ में नहीं आ रही, मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे दिमाग की चूलें हिल गई हैं। आशी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया, सबके सब मुंह बनाकर बैठ गए थे। ओ नींद की पुड़िया, देख दुनिया में क्या हो रहा है। रोशान ने, जो सोफे पर ही सोई हुई थी, वलीद के झंझोड़ने पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको ये बताने के लिए उठाया है कि आपका स्टेशन आ गया, उठ जाएं। वलीद ने चिढ़ते हुए अंदाज में कहा था। बदतमीज़, वलीद के बच्चे, ये कोई इंसानियत है? ये कौन सा तरीका है उठाने का? वो अपनी मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखते हुए बोली थी। इत्तलान अर्ज़ है कि आपकी शगुफ्ता फुप्पो और उनकी नेक दख्तर तशरीफ़ ला रहे हैं, और मैं पिछले 1 घंटे से एक ही बात दोहरा दोहरा कर थक गया हूँ। रोशान ने, जो उसकी बात सुन रही थी, पूरी बात सुनकर उसकी मुंदी मुंदी आंखें पूरी खुल गई थी। सच कह रहे हो? जी हाँ, और सबसे ज़्यादा तो वसामा भाई की शामत आएगी। अरीशा तो हर वक्त भैया के सर पर सवार रहती है। फरहान ने नहायत ही दुख भरे अंदाज में कहा था। खैर जो भी हो देखा जाएगा, रोशाने ने पानी पीते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई, और बाकी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। अम्मा क्या कहूँ, मेरा तो बहुत दिल करता है आप सबसे मिलने का, पर वक्त ही नहीं मिलता। आप समझती हैं मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। शगुफ्ता फुप्पू की बड़ियाँ शुरू हो गई थी। अम्मा बाहर बड़ी संजीदगी से सुन रही थी, पर जहन कहीं और ही पहुँचा हुआ था। ये सब बच्चे कहाँ हैं? सलाम करके गायब हो गए, जैसे मजबूरी से आ गए हूँ। मुझे तो लगता है कि वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। हाँ हाँ, उन्हें मेरी याद कैसे आ सकती है? उनको तो इफ़्फ़त ही अच्छी लगती होगी। मैं इतने साल बाद आई हूँ और ये भाभियाँ भी गायब हैं। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में शिकवा कर रही थी। अरे तुम भी ना शगुफ्ता, बहुत जल्दी बदगुमान हो जाती हो। बच्चे यहाँ ही होंगे और रह गई तुम्हारी भाभियाँ तो वो किचन में मसरूफ़ होगी। उन्होंने उनके शिकवे पर मुस्कुराते हुए कहा था। अम्मा बस अम्मा भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ पर है? पुप्पो ने बेटी को देखते हुए अम्मा से कहा था। अरे बी, पागल हो गई हो क्या? दिन में भी वो तुम्हें घर में नजर आएगा? जाहिर सी बात है, ऑफिस में होगा, शाम को आएगा, मिल लेना। अम्मा ने इस पर चिल्लाते हुए बोला था। नानी जान, हम और लोगों से मिलकर आते हैं। वर्षा और अरीशा ने उठते हुए कहा। पुप्पो ने बेटियों की तरफ निहाल होती नज़रों से देखा था। उनके आने का मकसद भी यही था कि उनकी दोनों बेटियां भी इस घर में ब्याही जाएं। बस अम्मा पर तो उनकी कब से नज़र थी, लेकिन कमर जहाँ बेगम यानी दादी जान ऐसा नहीं चाहती थी। ये नहीं था कि उनको अपनी नवासियों से प्यार नहीं था, प्यार तो उनको बहुत था, लेकिन वसामा और अरीशा का जोड़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वजह इन दोनों का मिजाज और कुछ वसामा की पसंद से आगाह भी थी। दादी जान, इफ़त पुप्पो का फ़ोन है। रुशाने ने फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उनको फ़ोन थमाकर उल्टे कदमों वापस चली गई थी। हाँ इफ़त, नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है, तुम अजहर को भेज दो। चलो ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ अम्मा? इफ़त क्या कह रही थी? शगुफ्ता पुप्पो ने उनके फ़ोन रखते ही पूछा था। कुछ नहीं, वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही है तो घर में अजहर अकेला होगा, इसलिए वो अजहर के लिए परेशान थी, तो मैंने कहा यहाँ पर आ जाए। अम्मा ने तस्बीह पढ़ते हुए जवाब दिया। वो सर हिलाकर रह गई थी। दिलावल अफरीदी और कमर जहां अफरीदी के 3 बेटे और 2 बेटियां थे। सबसे बड़े बेटे फरमान अफरीदी थे, जिनके 5 बच्चे थे। वसामा, आसिर, आशिर, सलाल, वलीद। फिर उनके बाद सजाद अफरीदी, जिनके 4 बच्चे थे। फ़रख, हुरिया, मिसरगान, अनुषा, और फिर तीसरे नंबर पर तारक अफरीदी, जिनके 2 बच्चे रुशान और हारिस। ये सब बहुत ही मेहनत से एक साथ रहते थे। इस खुशगवार माहौल में पुंचाल उस वक्त आया जब शगुफ्ता फुप्पो आती। वजह यह थी कि वो हर वक्त तंजिया गुफ्तगू करती और हर किसी के साथ जली कटी ही रहती।
बात तो वही आम सी थी कि वो चाहती थी कि उनकी बेटियों की शादी उनके मेके में हो जाए। अरीशा उनकी बेटी हद से ज़्यादा आज़ाद ख्याल थी और बाहर के ममालिक में रहने की वजह से बहुत हद तक बेबाक भी थी और नए नए लड़कों से दोस्तियाँ करना उसका मशगला भी था। लेकिन कमर जहाँ आफरीदी अपनी बेटी की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुओं के इंतखाब में वो खुशकिस्मत थी और चाहती थी कि उनके बेटों की बहुएं भी लाजवाब आएँ, जो घर को घर बना कर रखें, ना कि जंग का मैदान। लेकिन वरीशा के रिश्ते पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। रुशाने जल्दी आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। अनुषा लाउंज में बैठे बैठे आवाज़ें दे रही थी। अरे लड़की, ज़रा आहिस्ता बोलो, मानो कान के पर्दे ही फाड़ कर रख दिए हैं। एक मेरी बेटियां हैं जिनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है, इतनी मध्यम मध्यम बोलती हैं। और तुम के पप्पू ने उसको डांट कर कहा था। अरे बच्ची ने इतना ऊंचा भी नहीं बोला कि तुमने बच्ची को डांट कर रख दिया है। तो क्या मेरी बच्ची की आवाज़ खूबसूरत नहीं है? तुम्हारी आदत हो गई है दिल जलाने वाली बातें करने की। बच्चों को भी नहीं छोड़ा तुमने तो, ताई अम्मा ने कदरे नाराज़ी से कहा। वो ऐसी थी दो टोक बात करने वाली, और घर के बच्चों में वैसे ही उनकी जान थी। अरे भाभी, मैं यूं ही कह रही थी, क्या ये मेरी बच्चियां नहीं हैं? मैं तो इनके भले के लिए कह रही थी, वो खसियानी हंसी के साथ बोली थी। अनुषा बच्चे, अरीशा को अपने और रुशाने के कमरे में ले जाओ, और हाँ, ये भी कह देना कि ये भी तुम दोनों के साथ रहेगी। ताई अम्मा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा था। जी अच्छा ताई अम्मा, वलीद आए तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, मुझे उससे काम है। उन्होंने सर हिला दिया था। मैं तुमको कब से बुला रही हूँ और तुम्हारी वजह से डांट भी खा कर आ रही हूँ, और तुम हो कि यहाँ आराम से बैठी हो। अनुषा ने उसके हाथ पर चुटकी लेते हुए कहा था। मैं आ रही थी, फिर वो आजिर भाई की शर्ट इस्त्री करके देनी थी, इसीलिए देर हो गई। पर तुम क्यों जंगली बिल्ली बनी हुई हो? वो अपना हाथ सहलाती हुए बोली थी। फुप्पो से डांट खा कर आ रही हूँ और उनकी बेटियों की तारीफ़ें सुनकर आ रही हूँ। खैर छोड़ो। ताई अम्मा ने कहा कि अरीशा हमारे साथ हमारे कमरे में रहेगी। व्हाट डू यू मीन? मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ताई अम्मा को बता दो, रुशाने ने गुस्से से कहा था। क्या बता देना है मुझे? ताई अम्मा ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा था। ताई अम्मा, मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। आपको पता है मुझे नींद नहीं आती। अरे बच्चे, कुछ दिनों की बात है, फिर वो कौन सा सारी ज़िंदगी तुम्हारे कमरे में रहेगी। तुम जैसे अनुषा के साथ कमरा शेयर करती हो, वैसे ही अरीशा के साथ भी शेयर कर लेना, उसके करीब बैठते हुए बोलनी थी। ताई अम्मा, वो रात को देर से सोती है, और आपको पता है मुझे रात 9 बजे ही नींद आनी शुरू हो जाती है, और वो रात देर तक टीवी देखती है। उनकी गोद में सर रखते हुए बोली। मैं ऊपर के गेस्ट रूम खुलवाती, पर तुम लोगों को पता है कि ऊपर के कमरों में सारे लड़के रहते हैं, फिर कहाँ बेचारी अकेले कमरे में रहेगी। इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में ठहरा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरा प्यारा सा बच्चा मान जाएगा। उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा था। ओके, जैसे आपकी मर्जी, मैं जाकर देखती हूँ, वो मुँह बनाते हुए बोली थी। अच्छा सुनो, वसामा को फ़ोन करके कहो कि शाम को जल्दी आए, वो लेटते हुए बोली। फ़ोन यहाँ लेकर आ जाओ, वो पलटते हुए बोली। अब वहाँ से यहाँ पर लाओगी, वहीं पर खुद ही बात कर लो, मैं थोड़ी देर सोऊंगी। रुशान ने हाउस में आकर वसामा के ऑफिस का नंबर डायल किया। चौथी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो, बड़े मसरूफ़ अंदाज में हेलो कही गई थी। वसामा भाई, मैं रुशान बात कर रही हूँ। बोलो क्या बात है? वसामा अपनी मसरूफियत तर्क करके बोला था। भाई, ताई अम्मा कह रही हैं कि शाम को जल्दी आ जाइएगा, फुफ्फो लोग आए हैं, उसने बेजारी से कहा। ओके, और कुछ? वो उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए बोला था। कुछ नहीं, बस यही कहना था। याद से आ जाइएगा। अच्छा सुनिए, वापसी पर इंग्लिश की डिक्शनरी ले आइएगा। ओके, और कुछ? वो फिर से अपने लफ्ज़ दोहराते हुए बोला था। नहीं बस, और कुछ नहीं, बस रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वसामा ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सबने मुश्तरका जवाब दिया। कैसे हो बेटा, कहाँ होते हो, नज़र ही नहीं आते हो? फुप्पो ने उसके बैठते ही पूछा। कहाँ होना है फुप्पो, यहाँ पर ही होता हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं, और अंकल कैसे हैं, वो नहीं आए साथ में? उसे अपनी प्लेट में बिरयानी डालते हुए पूछा था। अरे क्या पूछते हो, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे अंकल कितने बिजी रहते हैं, बिजनेस इतना फैला हुआ है कि उनका आना जाना कितना मुश्किल होता है, वो बड़े मगरूर अंदाज में बोली। वसामा सिर्फ सर हिलाकर मुस्कुरा दिया था। हारिस, एक गिलास पानी दो। वसामा ने हारिस से पानी मांगा। हारिस पानी देते हुए बोला, भैया आज अजहर भाई का फ़ोन आया था। क्या कह रहा था, कब तक आने का कहा है उसने? वसामा ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से पूछा। पता नहीं, फ़ोन रुशानी ने रिसीव किया था, आप उससे पूछ लीजिएगा। हारिस कबाब अपनी प्लेट में रखते हुए बोला। ठीक है, पर वो है कहाँ पर? उसने अपने इतराफ़ में नज़र डालते हुए पूछा। अपने कमरे में, खाना भी नहीं खाया उसने। अब के ताई अम्मा ने बड़ी फिक्रमंदी से अपनी बेटी को जवाब दिया था। अरे रहने दीजिए भाभी, आपने उसकी हर बात मान मान कर सर पर ही चढ़ा लिया। अब हर बात मानने वाली नहीं होती, चच्ची ने गुस्से में रुशाने की अम्मी ने कहा था। लगता है वसामा आपको हम नज़र नहीं आ रहे, अरीशा ने कदार से उसकी जानब देखते हुए कहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आज लंच नहीं किया था तो इसलिए भूख ज़्यादा लगी थी, तवज्जो खाने पर थी। बहरहाल आप सुनाएं कैसी हैं? उसने खुशदिली से पूछा। जी ठीक हूँ, अनीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, आप लोग खाना खाएं, मैं अभी आता हूँ। वसामा ने अपना खाना ख़त्म करते हुए कहा। डाइनिंग रूम से निकल पड़ा था। उसके कदम रुशाने के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ तो वो लेटी हुई थी। रुशाने, तुम खाने की टेबल पर क्यों नहीं आई? प्लीज़ वसामा भाई, मैं कोई बात नहीं करना चाहती, वो कंबल मुँह तक लेते हुए बोली थी।
मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने अजहर का फ़ोन रिसीव किया, वो क्या कह रहा था? वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए गोया हुआ था। मैंने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की थी और अजहर भाई की भी नहीं। पर हारिस का तो नाम भी मत ली, सारे फसाद की जड़ ही वो है। रिशान ने गुस्से से वैसे ही बरी बैठी थी। अब तो गोया मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। ताई अम्मा के सामने तो सादतमंदी से कह दिया था कि ठीक है, पर दिल की जलन कम होने को नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा बाबा, ये बात तुम आराम से भी कह सकती हो, इस कदर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वसामा सोफे पर बैठते हुए बोला था। आपको कुछ नहीं पता, ये सब हारिस की वजह से हुआ है, वरना खुद रीशा ने कहा कि उसे अलग रूम चाहिए। आपको वो तो पता है कि मैं और अनुषा जल्दी सोने की आदी हैं और अब देर तक जागना मुझसे नहीं होगा। वो एकदम ही उठकर बोली थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम खाना ही छोड़ दो, और सोने की क्या बात है? वो क्या तुम्हें ज़बरदस्ती जगाएगी? तुम सो जाना। अब ये कितनी बुरी बात है कि घर आए मेहमान के साथ इस तरह पेश आए। बिल्कुल पढ़े लिखे चाहलो जैसी हरकतें हैं तुम सबकी। जाओ और जाकर खाना खाओ और अब कोई बात नहीं करना, समझ गई? उसका मुंह खुलता देखकर वसामा ने सख्ती से कहा था। आप बजाय मैं खा लूँगी, वो झंझलाते हुए बोली थी। वैसे तुम्हारे पास इतनी नींद कहाँ से आती है? अब की बार वसामा ने कदरे मुस्कुराते हुए पूछा था। अब मैं इतना भी नहीं सोती हूँ, आप सब तो मेरी नींद के दुश्मन बन गए हैं। वो भीगती नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वसामा उसकी भीगी पलकों से नज़र चुराते हुए खड़ा हुआ था। पागल, हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे, बस थोड़ा कम सोया करो, अब मुंह ठीक करो और जाकर खाना खाओ, और खाने के बाद मेरे लिए चाय बना कर लाओ। आपको अपना कमरा शेयर करना पड़े तो पता चले, वो बड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई थी। कमरा भी शेयर कर लेंगे, आप आने को तो तैयार हो? उसके जाते ही वो धीरे से बोला था। वसामा, मैं सोच रहा हूँ कि इस डील को फाइनल कर ही देते हैं, हर तरफ से ही फ़ायदा है। अजहर फाइल का मुतालिया करते हुए बोला। ठीक है, जो तुम मुनासिब समझो, वसामा ने हनूस फाइल में सर दिए हुए कहा था। और हाँ, याद आया, कल मेरे पास दिया का फ़ोन आया था, वो पाकिस्तान आ रही है और साथ अजान भी है ना? और साथ अजान भी है ना? हैरानगी की बात, दोनों एक साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, अजहर ने मुस्कुराते हुए इतला दी थी। हाँ, है तो हैरानगी की बात कि दो दुश्मन साथ आ रहे हैं। आई थिंक 4 साल बाद आ रहे हैं वो लोग, वसामा फाइल बंद करते हुए बोला था। हाँ, लगभग इतना ही अरसा हो गया है। खैर तुम बताओ, तुम्हारा इश्क कहाँ तक पहुँचा है? अजहर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा था। कहाँ पहुँचना है, वहीं पर हूँ मैं भी और वो भी। अब के वसामा के चेहरे पर बड़े दिलकश रंग बिखरे थे। आखिर तुम उससे बात कब करोगे कि आप जनाब उनके इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं? यार, अभी वो पढ़ रही है और काफ़ी छोटी है, और मैं नहीं चाहता कि अभी वो इस झमेले में पड़े। और वैसे ही आजकल मोहतरमा बहुत गुस्से में है अरीशा के साथ रूम शेयर करने पर। उसका गुस्से से फूला हुआ मुंह याद करके उसके लब मुस्कुरा उठे थे। पर क्यों? वो अनुषा के साथ भी कमरा शेयर करती है, फिर अरीशा के साथ क्या प्रॉब्लम है? अजहर ने उलझते हुए पूछा था। वजह वही, उसकी प्यारी नींद। तुम्हें पता तो है कि वो नींद की दीवानी है, इसीलिए तो वलीद ने उसका नाम नींद की पुड़िया रखा हुआ है। उसे सोना होता है 9 बजे लाजमी, वैसे उसकी आंखें 8 बजे ही बंद होने लगती हैं। खैर, अरीशा को रात 2 बजे से पहले नींद नहीं आती और कमरे की लाइट ऑन होगी, बस ये वजह है मोहतरमा के गुस्सा होने की। वसामा ने बड़ी तफसील से जवाब दिया। ओह, वैसे उसकी नींदें तो उस दिन उड़ेंगी जब तुम्हारे जैसा बंदा उसकी किस्मत पे आएगा, और तुम्हारे जैसा गुस्सा, अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा। अजहर उसको छेड़ते हुए बोला था। शटअप बदतमीज़ इंसान, मैं तुम्हें ऐसा नजर आता हूँ कि उसकी नींदें उड़ाऊंगा? और जहाँ तक गुस्से की बात है तो वो तो उसे भी पता है कि किन बातों पर आता है। मेरे मिजाज को बड़ी अच्छी तरह समझती है, वसामा बड़े इत्मीनान से बोला था। वो अगर तुम्हारे मिजाज को समझती है तो सिर्फ कज़न या भाई होने की वजह से। जब तक अपने मुंह से फूटोगे नहीं तो वो आपकी इस मिजाज के बारे में कैसे जान पाएगी? अजहर उसे शरारती नजरों से देखते हुए बोला था। बकवास बंद करो, भाई होगे उसके तुम। हमें तो सिर्फ सजना बनना है और उसे तुम्हारी भाभी बनाना है। वैसे मेरी समझ नहीं आता यार, एक तो इतनी छोटी है और ऊपर से वो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ है, कैसे उससे इजहार करूं? और आंसू तो पलकों पर रहते हैं और नींद के तो क्या कहने। वसामा हंसते हुए बोला तो अजहर भी इस सिचुएशन पर हंस पड़ा था। जब तुम्हारी कस्टडी में आएगी तो ठीक कर देना, अजहर मायने खेसी से बोला तो उसे घूर कर रह गया था। बहुत ही बेहुदा इंसान हो। खैर चलो, लंच का वक्त हो गया, वसामा उठते हुए बोला और साथ में उसका बाजू थाम कर उसे भी उठाया था। अनुषा, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारे घर शादी वगैरह हो? वैसे तुम लोगों ने वसामा के लिए लड़की वगैरह ढूंढी है या नहीं? अरीशा ने बड़े अच्छे मूड से पूछा था। वसामा भाई की शादी तो हम बहुत ही अच्छी लड़की से करेंगे, तुम्हें उनके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वसामा भाई उम्र में तुमसे बड़े हैं, सो प्लीज़ उन्हें भाई कहा करो, सिर्फ नाम लेना अच्छा नहीं लगता। हुरिया ने बड़ी नागवारी से जवाब दिया था। भाई वो तुम लोगों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। मैं उन्हें पसंद करती हूँ और मुझे यकीन है कि मैं उनके साथ बहुत ही अच्छी लगूंगी, और अम्मी बहुत जल्दी नानी जान से बात करेंगी। फिर मैं भी यहाँ तुम्हारे वसामा भाई के साथ रहूंगी, मैं स्वीट हार्ट, अरीशा ने बड़ी बेबाकी से कहा और ईशान्य के गाल थपथपाते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। एकदम बेहुदा है ये, कैसे बकवास करके गई है? अनुषा गुस्से से बोली। हूर, फोन है तुम्हारी दोस्त का, उसामा कमरे में दाखिल होते हुए बोला। हूर और अनुषा के बाहर निकलते ही बुद्ध बनी और ईशान्य के सामने चुटकी बजाई। कहाँ पर है मोहतरमा? वो गदरे चौंक कर वसामा को देखने लगी। आई कांट बिलीव दिस, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो अरीशा बोल कर गई है, क्या ऐसा मुमकिन है?
चलिए आप बताएं, अगर आपको रीशा या फिर किसी और लड़की में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? रुशान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। चुनना? पर किस सिलसिले में? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, वसामा ने उसके सवाल पर उलझते हुए पूछा था। अरे भाई, आपकी शादी के लिए कह रही हूँ, और किस लिए? मुझे लाते हुए बोली। ला हौला वाला कुव्वत, दिमाग ख़राब हो गया है। शायद तब भी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, वसामा ने उसके बेतकान बोलने पर इत्मीनान से कहा था। अब मैं आपको कैसे समझाऊं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस मुझे नहीं पता, आप दोनों में से किसी एक पर हाथ रखें। अब की बार वो तपे हुए लहजे में बोली। दोनों में से किसी से भी नहीं करूँगा, अब खुश? वसामा ने गहरी होती मुस्कान से कहा था। फिर आपको मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी करनी होगी, बोलिए मंजूर है? हम ज़बरदस्ती लड़की ढूंढेंगे जिसे देखकर आप पलकें झपकना भूल जाएंगे, रुशाने ने बड़े जोश से कहा था। तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ, वसामा ने बिलाखिर बात करने की ठान ही ली थी। क्या सच कह रहे हैं आप? आपने पसंद कर लिया और हमें बताया भी नहीं? बड़े अफसोस की बात है। अच्छा बताएं, कौन है, कैसी है और कहाँ पर मिली आपको? ऑफिस में होती है? वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ बैठी थी। जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, अभी इतना ही काफ़ी है, वसामा उसकी चमकती आंखों में देखते हुए बोला। आप मुझे उसका नाम तो बताएं। सच में किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। मैंने अगर नाम बता भी दिया तो भी तुम किसी से कह नहीं पाओगी। वो उसकी तरफ अरफ्तगी से देखते हुए अपने दिल में हम कलाम हुआ। मुझे देखना बंद करें और बताएं कौन है, उसने अपनी तरफ टिकटिकी बांधे देखने पर टोक कर पूछा था। वो मेरे बहुत पास है, मेरे बहुत करीब है, मेरी नज़र में है, वो जब खोए खोए लहजे में बोला। वसामा भाई, उसके चिल्लाने पर वो एकदम बेखुदी की कैफियत से बाहर आया था। जाओ जाकर चाय बनाओ और अजहर को मेरे पास भेजो, उसने उसे टालते हुए कहा था। हाँ तो साफ कहे ना, बताना नहीं चाहते, ये भी क्यों बताया? वो चिढ़कर बोली थी। जब इतना बता दिया है तो बाकी भी बता दूंगा, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। अब खुश? अब जाओ और अच्छी सी चाय बना कर लेकर आओ। अच्छी से मतलब अच्छी? पता है मुझे, वो गुस्से में बाहर निकल गई थी। रुशान ने, मेरी प्यारी बहन होगी, ये शर्ट इस्त्री कर दो, मुझे देर हो रही है, मैं रामी से मिलने जा रहा हूँ। तुम जब तक शर्ट इस्त्री करोगी तब तक मैं नहा लूँगा, प्लीज़। वलीद रुशाने को शर्ट देते हुए बड़ी मिन्नत से बोला था। अपने दोस्त से मिलने तुम जा रहे हो और शर्ट मैं इस्त्री करूँ? प्लीज़ किसी और को बोलो, मुझे नींद आ रही है, रुशाने ने जवाई लेते हुए कहा था। किसको बोलूँ, सब अपने काम में मसरूफ़ है, एक तुम भी फारिग हो और नींद तो तुम्हें हर वक्त ही आती रहती है, उसको घूरते हुए बोला था। अच्छा तो इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी और तुम्हारी बकवास सुनने से बेहतर है कि मैं शर्ट इस्त्री कर दूँ, वह एहसान करते हुए खड़ी हुई। शर्ट इस्त्री करके वलीद को दी, फिर कमरे में जाने की बजाय किचन में चली आई, क्योंकि शाम की चाय का वक्त हो चला था। इस वक्त सोना मम्मा की कहर को आवाज़ देना था। फिर चाय का पानी चूल्हे पर रखा और साथ में कबाब भी फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करने लगी। जब तक कबाब फ्राई होते तब तक चाय भी बन गई। चाय कप्पों में डालकर सबको दी जो कि लाउंज में बुरे जमान थे। रुशान ने वसामा को चाय देकर आओ, अपने कमरे में होगा, मम्मा के कहने पर वो बोली। अच्छा जाती हूँ, वो कबाब खाते हुए बोली। रुशी प्लीज़, भाई के सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी निकाल देना, मैं भूल गई हूँ, मिस्र खान कबाब पर हाथ साफ करते हुए बोली। वो दोबारा किचन की तरफ चल दी। चाय गर्म करके वसामा के कमरे में चले आई। कमरे में दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वसामा ने किताब से नज़रें उठाकर दरवाजे की जानब देखा था। यह आपकी चाय, और सुबह ऑफिस जाने के लिए कौन से कपड़े निकालूं? वो चाय का कप उसकी जानब बढ़ाकर बोली थी। ब्लैक सूट निकाल लो और साथ में मैचिंग टाई भी, वो चाय पीते हुए बोला तो वार्डरोब की जानब बढ़ी। वसामा, हम भी आपकी राहों में हैं, आप तो हमारे साथ मिलना ही पसंद नहीं करते, फिर सोचा खुद ही आपसे मिलने, अरीशा कमरे में दाखिल होते हुए बोली थी। आपको मुझसे कोई काम था जो आप मुझसे मिलना चाह रही थी? वो संजीदगी से बोला। काम हो तभी आपके पास आया जा सकता है, वैसे आपसे मिल नहीं सकते, वो बेड पर उसके मुकाबिल बैठते हुए बोली। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे फालतू बातें करने की आदत नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हुआ, वो संजीदगी से कहता बेड से उठ खड़ा हुआ था। वसामा, मैं आज आपसे एक ख़ास बात करने आई हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? अरीशा उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोली। वसामा ने पहले रुशाने की तरफ देखा जो न जाने कमरे से कब कपड़े लेकर चली गई थी, फिर उसका हाथ अपने शाने से झटके से हटाया था। आपका दिमाग ख़राब हो गया है, कैसे फजूल बकवास कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू करने से, वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला था। शर्म किस बात की? मैं आपको पसंद करती हूँ, ये बात कहने में शर्म कैसी? और जहाँ तक मेरा ख्याल है सबको ये हक हासिल है कि वो अपनी पसंद नापसंद बता सके, वो हद दर्जे डिटाई से बोली थी। मेरे पास ऐसी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है और ना ही बकवास सुनने का, वो कमरे से निकलते हुए सख्त लहजे में बोला तो उसकी राह में हायल होते हुए उसका रास्ता रोक गई थी। क्या बकवास किया मैंने? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपने भी किसी न किसी से शादी करनी ही है, तो मैं क्यों नहीं हो सकती? वो होंठों पर दिलकश व तमानियत तमीज़ मुस्कुराहट के साथ बोली थी। कुछ तो ख्याल कीजिए, आप एक लड़की हैं और आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप इस तरह की बातें करें। मुझे मालूम है कि आपने तालीम बाहर मुल्क से हासिल की है और अपना बचपन भी वहीं पर गुजारा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस मुल्क की तहजीब भूल जाएं। यहाँ पर अब भी ऐसी बातों को बेहयाई तस्वुर किया जाता है।
मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप मेरी फुप्पो की बेटी हैं, सो प्लीज़ अपने आप को अपने मुकाम से मत गिराएं। उसके लफ्ज़ों के घाव, चेहरे के तासुरात सभी सख्त कबीदगी और नफरत अयां थी। तुम्हारे करीब ये सब बेहयाई होगी, पर मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। आई लव यू, उसके करीब होते हुए बोली थी। शट अप, दूर रहो मुझसे, वो गुस्से से चिल्लाया। ईशा ने जो कपड़े प्रेस करके वापस आई तो वसामा का गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा और अरीशा का आंसू से भीगा चेहरा देखकर हैरान हुई कि इनको क्या हुआ है। कहाँ चली गई थी तुम? जल्दी काम नहीं हो सकता तुमसे? वसामा उसको देखते ही बरसा था। मैं तो वो कपड़े प्रेस। वो बुरी तरह बेरबत हो गई थी क्योंकि उसके गुस्से से बहरहाल वो भी डरती थी। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? प्लीज़ मुझे बताओ, क्या वो मुझसे ज़्यादा प्यार कर सकती है? उसको रिशाने के कमरे में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो इसी बेकरारी से बोली, प्यार और तुम जैसी लड़की से जो प्यार के लफ्ज़ के मफहूम से भी आशना नहीं है। तुम जैसी लड़की से तो प्यार कभी नहीं हो सकता। वो जो कोई भी है, लेकिन तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। कम अज़ कम उसके पास हया, शर्म, लिहाज सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो बहुत मुश्तिल होते हुए गोया हुआ था। क्या वो मुझसे भी ज़्यादा हसीन है? उसके पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद आ रहा है? आखिर कौन है वो जिसने तुम्हें फ़तह किया है? मैं जान से मार डालूंगी उसको। उसके जहन के जैसे परखशे उड़ गए थे। शट अप अरीशा, एक लफ्ज़ भी मजीद मत कहना, वो गुस्से में ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था। रुशान ने हैरान परेशान सी खड़ी थी। क्यों ना कहूँ, अपनी सारी ज़िंदगी का हासिल इतनी आसानी से कैसे गवा दूँ? वो तड़प उठी थी। वो जबड़े बींस कर रह गया। इस कदर गैर मुतवक्को सूरत हाल ने उसे अंदर तक हिला डाला था। मुझ पर रहम करो वसामा, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। वो अपनी इज्जत नफ्स को पसेपिश डालकर गुर्रा आजमाने के मूड में थी। वसामा को अपनी कनपटियाँ सुलगती महसूस होने लगी। बिहेव योर सेल्फ अरीशा, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हम सिर्फ कज़न तो हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो बहुत सर्द और बेतनाई से भरपूर लहजे में कहते हुए रिशाने की जानिब बढ़ा था। तुम बहुत पछताओगे वसामा अफरीदी, मैं तुम्हें उसका भी नहीं होने दूंगी। कौन है वो बगैरत? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? वो भी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वसामा का हाथ बेख्तियार ही घुमा था। वो सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं था, ऐसे कई जानदार और जारहाना थप्पड़ों ने उसकी आंखों तले अंधेरे की दबीज चादर तान दी थी। सारी जगह एक दायरे में गोल गोल घूमती नजर आ रही थी। गेट आउट, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। उसके लहजे में दरिंदों जैसी फनकार थी। वो खुद पर जबत के बंद बांधते हुए किसी हारे हुए जवारी की तरह चली गई। तो वो रिशाने की सिमत घूमा जो पहले ही थर थर कांप रही थी। उसका रुख अपनी तरफ देखकर वो ठंडी पड़ गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो उसकी उड़ती हुई रंगत देखते हुए बड़ी फिक्रमंदी से बोला। अब गुस्से का नामो निशान तक नहीं था। उसके अपने ऊपर बला का कंट्रोल था। कुछ नहीं, ये वो आपके कपड़े हैं। जाते हुए वो बेड पर रखते हुए बोली। वो बुरी तरह डरी हुई थी। तो इसमें इस कदर बदहवास होने की क्या जरूरत है? उसके चेहरे के तासुरात पर हैरान होते हुए बोला तो वो भी कुछ भी कहे बगैर कमरे से चली गई थी। रिशाने के सामने तो उसने खुद को बड़ा मुतमईन जाहिर किया था। फिर एक फ़ैसला करके वो मुतमईन हो गया जैसे कि सुकून आ गया हो। फिर बेड पर वो गिर सा गया था। नानी जान, आपने बुलाया था? अजहर उनके कमरे में दाखिल होते हुए बोला। हाँ बच्चे, जब से तुम आए हो ठीक तरह से बात ही नहीं हो सकी, वो नूशा से सर पर तेल लगवाते हुए बोली थी। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ, वो उनके पास बैठते हुए बोला। ये बताओ तुम्हारी माँ कितने दिनों के लिए गई है और कब तक आएगी? पता नहीं, दरअसल फुप्पू की तबीयत ठीक नहीं है। शायद जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाते तब तक ना आए। शहरीन और नवाल भी साथ गई हैं तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। वो अनुषा की तरफ देखते हुए बोला जो बड़ी महारत से मालिश करने में लगी हुई थी। अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे, जल्दी सेहतियाब हो जाए, दादी जान ने दवाइया अंदाज में कहा। इतने में अनुषा तेल की शीशी उठाकर निकलने लगी तो अजहर ने उसका हाथ पकड़ कर रोका। प्लीज़ मुझे भी ज़रा तेल लगा दो, दर्द हो रहा है सर में। अरे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? अनुषा चलो भाई को तेल लगाओ, दादी जान ने साइड पर होते हुए कहा तो अनुषा दोबारा बैठ गई थी। इधर आकर बैठे अंसर भाई। वो उसको नीचे बैठने का कहकर हल्के हाथों से मालिश करने लगी तो उस पर नींद का खुमार तारी होने लगा। कमर जहाँ को कोई मिलने वाली आई तो उनसे मिलने चली गई थी। मज़ा आ गया यार, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सर का दर्द यूँ चुटकियों में चला गया। असर ने उसके मालिश करते हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा था। मैं तो सबको ऐसे ही सर पर तेल लगाती हूँ, तो जादू कैसा? वो मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन जब बात तुम में है, वो किसी और के हाथों में कहा? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। क्या हो गया आज आपको असर भाई? वो उसके हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। असर का ये अंदाज देखकर उसका दिल अजीब सी लेब में धड़कने लगा था। अनुषा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? उसके मुकाबले आते हुए बोला। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कन्फ्यूज़ होते हुए बोली। क्या तुम मेरी आंखों में अपना अक्स नहीं देख पा रही हो? वो उसको मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोला। वो उसकी आंखों के पैगाम को पढ़कर शर्म से चेहरा झुका गई थी। अगर मेरी मोहब्बत ने तुम्हें पिघला ही दिया है तो फिर ये अना की दीवार कैसी? मैं भी इसी तरह सुलग रहा हूँ तुम्हारे प्यार में जिस तरह तुम। मैं जानता हूँ तुम मेरे जज्बात से इंसान नहीं हो। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे और ख़ुद को इस कश्मकश से निकालो। डरते क्यों हो इकरार मोहब्बत से? मैं तुमको शिद्दतों से चाहता हूँ, आज से नहीं बल्कि शौर की मंजिलों पर पहुँचते ही दिल ने सिर्फ तुम्हारा साथ मांगा है। असर ने आज अपना दिल खोल कर रख दिया था। मैं
कोई आपसे मोहब्बत वोहब्बत नहीं करती। उसके बेबाक इजहार पर अनुषा सुर्ख हो गई थी। दिल की धड़कनों में गोया सरकश लहरों का तूफान आ गया था। वो उसे नसें चुरा रही थी। तो फिर ठीक है, मेरी आंखों में देख कर कहो। अजहर ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए संजीदगी से कहा। वो कुछ देर उसकी तरफ देखती रही। अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझ जाएं। वो शर्माकर कमरे से चली गई और अजहर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों तरफ फूल ही फूल खिल गए हों। वो खुलकर मुस्कुरा दिया था। अम्मा जान, आप बाबा जान से बात करेंगे, वो भाइयों से बात करें रीशा के रिश्ते की। मैंने रीशा के लिए हमेशा वसामा को ही सोचा और वैसे भी रीशा उसको पसंद करती है। और अम्मा साफ बात करूँ तो इसके अलावा वो किसी और से शादी करने को तैयार नहीं है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। शगुफ्ता फुप्पू गुलूगीर आवाज़ में बोली थी। ये सब बातें जो तुमने मुझसे की हैं, इन सब का यही जवाब है कि वसामा जो चाहेगा वही होगा। मेरे या फिर तुम्हारे बाबा जान के कहने से वो मान तो जाएगा, पर उसके दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाए। हाँ, अगर वो किसी और को पसंद नहीं करता तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचती, पर अब मुझे मालूम है कि वो किसी और को दिलो जान से चाहता है, तो मैं उसके साथ ये ज़्यादती नहीं कर सकती। लेकिन अम्मा, उसकी पसंद की गई लड़की क्या मेरी रीशा से ज़्यादा अच्छी है? फुप्पो रन से बोली थी। वो भी इसी घर की बेटी है और रमज़ान से पहले मैं रुशाने और वसामा का निकाह कर दूंगी। अब मैं मज़ीद इस बारे में सुनना नहीं चाहती। और सुनो, जाते हुए अपनी भाभीियों को भेजना, मैं उनसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। वो अपना चश्मा साफ करते हुए बोली तो फुप्पो जले हुए दिल के साथ उठ खड़ी हुई थी। सब भाई और उनकी बीवियाँ दादी जान और दादा जान के कमरे में जमा थे। मैंने तुम लोगों को आज एक ज़रूरी बात कहने को बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि इस हफ्ते के अंदर वसामा और रुशाने की शादी हो जाए। ये मेरा और तुम्हारे बाबा का फैसला है। अगर तुम लोगों को कोई एतराज़ है तो कहो। कमर जहाँ बेगम ने रुक कर पूछा था। हमें तो कोई एतराज़ नहीं अम्मा जान, पर सब इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं आप? चले वसामा तो ठीक है, पर रुशाने तो अभी पढ़ रही है। बेगम फरहान फिक्रमंदी से बोली थी। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन्हें जल्द हल करना पड़ता है। अभी मैं ये सब कह रही हूँ तो इसकी भी कोई वजह होगी, और वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वो नहायती संजीदगी से बोली थी। ठीक है अम्मा जान, जैसे आपकी मर्ज़ी, तारिक साहिब ने सादतमंदी से कहा। कल से तैयारी शुरू कर दो, मैं इस काम में ज़रा सी भी ताख़ीर नहीं चाहती हूँ। वो सर हिलाकर उठ खड़े हुए। इन लोगों के जाते उनके चेहरे पर परेशानी साफ ज़ाहिर हो रही थी। जब से वसामा उनके पास आया था, फिर सारी सूरत हाल कहकर अपना फ़ैसला सुना कर गया था, तब से वो फ़िक्रमंद थी। नवासे की फ़िक्र भी उनको खाई जा रही थी। वसामा पर जोर भी नहीं डाल सकती थी, इसलिए जल्द से जल्द वसामा और रुशाने की शादी का फ़ैसला किया था, क्योंकि यही मर्ज़ी वसामा की भी थी। पहले उसको रुशाने की पढ़ाई की फ़िक्र थी, लेकिन अरीशा की बेबाकी और फुप्पो के तेवर उसको बहुत कुछ समझा गए थे। ये फ़ैसला उसने बहुत सोच समझ कर किया था, जिस पर वो मुतमईन था। जिसने भी सुना हैरान हो गया कि वो सामा और रुशाने की शादी, ये सबके लिए शॉकिंग खबर थी। और सबसे ज़्यादा शॉक्ड की कैफियत तो रुशाने की थी। ये कैसे हो सकता है मम्मा? मैं वसामा भाई के साथ। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हैं? मैंने हमेशा उन्हें अपना भाई समझा है। रुशाने रोते हुए बोली थी। जब से उसने अपने और वसामा की शादी का सुना था, तब से रोई जा रही थी। क्या पागलपन है जान, शादी तो सबकी ही होती है, तुम्हें क्यों एतराज़ है वसामा से शादी करने पर? बेगम तारक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। मुझे अभी पढ़ना है मम्मा, और वो मुझसे इतने बड़े हैं, मैं शादी नहीं करूँगी, वो ज़िद से बोली थी। तो क्या हुआ, लड़के तो वैसे भी बड़े ही होते हैं। और बेटा, तुम्हें पढ़ने से कौन मना कर रहा है? तुम पढ़ती रहना, और वो कौन सा तुम्हें रोक रहा है? फिर तुम इसी घर में रहोगी, हम सबकी नज़रों के सामने। जानो, ज़िद नहीं करते, अब कोई फजूल की बहस मत करना। ये तुम्हारी दादी जान का फैसला है, उनको जाकर बोलो अगर इतराज़ है तो। मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसा दिमाग पाकर। वो वाकई बहुत खुश थी। ताई अम्मा कमरे में आई तो रुशाने को रोता देखकर परेशान हो गई थी। क्या हुआ मेरे बच्चे, रो क्यों रही हो? रो इसलिए रही है कि वसामा को हमेशा भाई की नज़र से देखा है, और कह रही है कि शादी नहीं करनी। बेगम तारिक ने रुशाने को घूरते हुए उनको बताया था। अरे तो क्या हुआ, पहले नहीं देखा था तो अब देख लो उस नज़र से, वो शरीर लहजे में बोली तो उनकी बात पर छिनप गई थी। फिर उन दोनों के बाजार जाते ही यंग पार्टी ने दावा बोल दिया था। कितना मज़ा आएगा शादी में, अनुषा कहते हुए उसके करीब बैठी थी। मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया, वलीद गुनगुनाते हुए लुड्डी डालने लगा और सलाल दुपट्टे से उसका घूंघट निकालने लगा तो वो और ज़ारों की तार से रोने लगी थी। अरे अरे, रोने क्यों लगी हो? रोना तो हम सबको चाहिए, तुम हमारी भाभी जान बनने वाली हो, अब तुम्हें बड़ी इज्जत व एहतराम से बुलाना पड़ेगा। वो उसके रोने पर शरारती लहजे में बोला था। तुम अपनी बकवास बंद करो बदतमीज़ इंसान, मेरी प्यारी सी भाभी को रुला रहे हो। आशिर सलाल को डांटते हुए बड़ी शरारत से बोला था। नहीं, मैं तुम लोगों की भाभी समझ गए, वो अपनी लाल अंगार आंखें उठाकर बोली थी। भाभी, आंखें आप वसामा भाई को दिखाइएगा, वो चीज़ जान से फिदा हो जाएंगे। अब क्या आज़र की शरारत से कहने पर सभी हंस पड़े थे। यार, इसमें इस कदर रोने की क्या बात है? वसामा भाई कितने अच्छे हैं, इतने डैशिंग, हैंडसम, गुड लुकिंग, और उनके बालों का स्टाइल ही इतना गज़ब का है, और उनकी खूबसूरत मूछें, वाह, कहीं से भी कोई कमी नहीं। और तुम्हारे साथ तो किस कदर अच्छे लगेंगे, बेहतरीन कपल, मिस्टर खान मुस्कुराते हुए बोली थी। तुम समझने की कोशिश करो, मैं उनका अपना भाई समझती हूँ, मुझे उनके हैंडसम होने पर कोई शक नहीं। और वैसे भी ये हो सकता है ना कि वो किसी और को पसंद करते हों। वो उसकी उस दिन की बातें याद करके बोली थी।
अब उल्टा सीधा मत बोलो, वो इस कदर अच्छे हैं और तुम हो कि फजूल बहाने बना रही हो। अनुषा उसको घूरते हुए बोली। भाभी, शादी के बाद आप भी कहेंगे कि या अल्लाह, मेरा तो दिल ही नहीं लगता उनके बगैर। उनको ना देखूं तो आंखों को कुछ और नजर नहीं आता। वलीद उसकी नकल उतारते हुए शरारत से बोला था। तुम्हारी तरह नहीं हो जलील इंसान। अब भी तुमने मुझे भाभी कहा तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। मैं खुद ही वसामा भाई से बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे, वो गुस्से से कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। ओके, ज़रूर जाओ वसामा भाई के पास, पर प्लीज़ भाई कहना छोड़ दो, क्योंकि 2 दिन के बाद आपकी उनके साथ शादी है भाभी जान। वलीद बात मुकम्मल करते ही बाहर की सिमत भागा था और उसके पीछे वो भी, लेकिन दरवाजे से अंदर आते वसामा से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उसके 14 तबक रोशन हो गए थे और आंखों के सामने तारे नाचने लगे। अगर वो उसको बर वक्त थाम ना लेता तो वो यकीनी तौर पर ज़मीन बोस होती। आप देख कर नहीं चल सकते हैं, वो अपने चकराते हुए सर को थाम कर बोली थी। मैं तो देख कर ही चल रहा था, आप ही देख कर नहीं चल रही थी। मेरा ख्याल है कुछ काम आराम से करने चाहिए, ना कि तेज़ी में। उसकी तरफ झुकते हुए बोला तो उसकी बात पर उसे घूरने लगी। अजहर उसके घूरने पर हंसने लगा था। भाई, अब आप ही भाभी जान को समझाएं, कब से अपने आंसू ज़ाया कर रही है। आशिर दोनों को छेड़ते हुए बोला। वसामा भाई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो आशिर की बात नज़रअंदाज करते हुए बोली तो वो बगौर उसकी सूरत देखने लगा था। बोलो, क्या कहना है। इनके सामने तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, ये आपको भी उलझा देंगे। आप अपने कमरे में चले, मैं वहीं पर आती हूँ। इन सब की मायने खेज नज़रों से वो नज़र चुराते हुए बोली थी। वसामा, मैं भी तुम्हें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करता हूँ, जब तक तुम ज़रूरी बात सुन लो, अशर शरारत से बोला। तो वसामा ज़ेरे लब मुस्कुराया, मगर जल्द ही अपनी मुस्कुराहट अपनी घनी मूँछों तले छुपा ली और अपने कमरे की जानब चल दिया था। दस्तक देकर जब वो अंदर आई तो वो अलमारी के दोनों पटवा किए कुछ ढूंढ रहा था। दस्तक पर मुड़कर देखा तो वो गहरी सांस लेकर अलमारी बंद कर दी। वो मुझे आपसे ये कहना है कि आपको पता है कि घर वाले क्या चाह रहे हैं। अब एक आप ही है जो इस शादी को रोक सकते हैं। प्लीज़ वसामा भाई, मैंने आपको कभी उस नज़र से नहीं सोचा और आपने भी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। मैं तो सबको मना कर कर के थक गई हूँ, कोई सुनता ही नहीं। और आप किसी को पसंद भी तो करते हैं और आपको उसको छोड़ना ही है, तो फिर आप अरीशा से शादी कर लें। वो वाकई आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। पहले मुझे लगता था कि वो मजाक कर रही है, पर अब मुझे लगता है वो वाकई आपको पसंद करती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। वो डरते हुए गोया हुई। वसामा, जो उसको बगौर सुन रहा था और देख रहा था, उसके रुकने पर बोला। मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो आज सुन लो कि वो लड़की तुम हो। उस लड़की का नाम रुशान अफरीदी है, जिसे मैं दिल की गहराइयों से चाहता हूँ, जिसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, जिसकी होंठों की मुस्कुराहट से मुझे इश्क है। और मैंने ही दादी जान को कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो निहायत इत्मीनान से बोला। वो फटी फटी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। अरीशा से तुम मेरी गुफ्तगू भी सुन चुकी हो। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए फिर शादी के मुतल्लिक सोचूंगा, मगर अब नहीं। मैं तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे किसी और नज़र से ना देखा हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना बनाने का सपना देखा है। अब मज़ीद खुद को मत उलझाओ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अपनी नाजुक सी जान पर इतना जोर मत डालो। आई होप तुम मेरी बात समझ गई होगी। उसके शाने पर जोर डालते हुए उसका रुख अपनी जानब मोड़ते हुए बोला तो सर झुका कर रह गई थी। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। आप इतने बुरे होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपको अपना भाई ही समझूंगी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो गुस्से में क्या कह कर गई है। वो उसकी बात पर हंस पड़ा। वो डुबडुबाई आंखों से देखती, शदीद रंजो खफ की बरंदाज में देखती, बेबसी से लब दांतों तले कुचलती रही। फिर ठीक 2 दिन के अंदर वो रुशान वसामा अफरीदी बनकर उसकी सेज सजाए उसका इंतज़ार कर रही थी और कमरे के दरवाजे के बाहर हुरिया, अनुषा, मिसरगान, वरीशा रास्ता रोके खड़ी थी। पहले नेक दे फिर अंदर जाए। वो गेट बंद करके खड़ी थी। किस खुशी में नेक दूँ भाई, अपने ही कमरे में जाने के लिए पैसे दूँ, ये कहाँ का असूल है। उस सरशारी से बोला। उसके अंग अंग से खुशी जाहिर हो रही थी। तो ठीक है, हम रुशाने को ले जाते हैं, तो फिर शौक से आप अपने कमरे में जा सकते हैं। क्यों हुरिया? अनुषा उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। हाँ हाँ बिल्कुल। वो कमरे की तरफ पढ़ने लगी तो वसामा ने मुस्कुराते हुए उनका मतलूबा नेक दे दिया, तो वो लेते हुए हंसते हुए चली गई। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, फिर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और वो जो गुस्से से भरी बैठी थी उसके करीब आते ही फ़ौरन खड़ी हुई थी। मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती हूँ। आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। कोई ऐसा भी करता है? मैं आपको अपना भाई समझती थी। आप मेरे भाई था, हूँ नहीं। अगर अब तुमने मुझे अपना भाई कहा और ख़ुद को मेरी बहन बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जाओ, बिल्कुल खामोश। वो उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला था। मैं तुम्हें हमेशा दिल के करीब देखना चाहता हूँ, ताहयात आखिरी सांस तक। ये तो अल्लाह का करम है कि आज हम एक हैं। मैं तुम्हें इसी सूरत में देख रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें हमेशा देखने से ख्वाहिशमंद था। अब तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लग रही हो, इतनी कि दिल ही नहीं संभल रहा। वो उसको वालेहाना नज़रों से देखते हुए बोला। रुशानी की आंखों में फिर से आंसू उमड़ने लगे थे, मगर ये आंसू उसके मान टूटने के थे। बस बहुत कीमती आंसू ज़ाया कर चुकी हो, अब कभी ये खुजाना लौटाते ना देखूँ। उसने बड़े प्रेम से उसके आंसू साफ किए थे। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरीशा को तो बड़ा समझा रहे थे, अब ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं?
वो हवास पाख्ता होते हुए बोली थी। शर्म कैसी? अगर मैं उसको कह रहा था तो वो सिर्फ मेरी कज़न थी और तुम मेरी बीवी। अब बंदा अपनी बीवी से तो ऐसी बातें कर सकता है लेकिन कज़न से नहीं। जब तक तुम भी कज़न थी तो तुमसे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। तुम सचमुच मुझ पर काबिज हो गई हो हनी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम ही तो हो जिसने मुझे चाहे जाने की लज्जत में सर तपा भिगो दिया है। वो उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। वो पल पल बहक रहा था। वो बौखलाकर पीछे होने लगी तो उसके शानों पर हाथ रखकर उसकी जानब झुका। वो सुर्ख रंग का लहंगा पहने मुकम्मल एक दुल्हन के रूप में जीती जागती क़यामत खड़ी थी। वो अपनी जगह मुतहैयर खड़ी थी। उसके सामने खड़ा मर्द कोई गैर नहीं बल्कि उसका जायज़ और शरई मालिक था। बेडरूम में एक मायनी खेज खामोशी छाई हुई थी। वसामा के तेवर देखकर अब उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आपने अगर ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेडरूम की मायनी खेज खामोशी को रिशाने की आवाज़ ने तोड़ा था। अब इसको तुम्हारी नादानी कहूँ या मासूमियत? ऐसा वैसा कुछ भी करूँगा तो अपना शरई और कानूनी बीवी के साथ करूँगा। वो बेबाकी से बोला। फिर यकलख्त उसने पहली बार अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। प्लीज़ वसामा भा, बस इससे आगे कुछ मत कहना। फिर उसके गिर्द उसका घेरा तंग होता गया। तुम्हें मैंने क्या कहा था कि अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखना, लेकिन तुम यहाँ पर भी बात नहीं आई। क्या जरूरत थी वसामा से इजहार मोहब्बत करने की? मैं अम्मा को मनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब कुछ गलत हो गया। अब देख लो, वसामा ने रुशाने से शादी कर ली है, वो भी इतनी जल्दी। कब अकल आएगी तुमको? मैं रिश्ते संवारती हूँ और तुम बिगाड़ देती हो। मैं तुम्हारी ऐसी ही हरकतों की वजह से यहाँ आई हूँ कि चलो घर का लड़का है, बात बन जाएगी। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। ये सब मेरा ही कसूर है। मैंने तुम्हें हद दर्जा आज़ादी दी जिसका तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अगर वक्त पर ही तुम्हारी लगाम कस देती तो ये नौबत ना आती। वो बुरी तरह अरीशा पर बरस पड़ी थी। मैं उसको तबाह कर दूंगी। उसकी हिम्मत तो देखिए, मुझे रिजेक्ट करके वो खुश रहेगा। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। वो नागिन की तरह फनकारी थी। बकवास बंद करो। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे और हम कल सुबह की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं। तुम अपना बैग पैक करो। मैं मज़ीद नदामत मोल नहीं ले सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हरकतों से वरीशा का घर भी ना बसे। वो तो इन लोगों का बड़ापन है कि सलाल के लिए उन्होंने वरीशा का हाथ मांगा है। अब मैं मज़ीद तुम्हें कोई बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। वो किसी हारे हुए इंसान की जीती जागती तस्वीर लग रही थी। तायम्मा, मैं नाश्ते में हाफ फ्राई अंडा खाऊंगा। फ़रूख किचन में इंटर होते हुए बोला था। और मैं भी, मिस्टर खान जूस पीते हुए बोली। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे बड़े पापा कहाँ हैं? उनको भी बुलवाओ, आज तुम्हारी फुफ्फो को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। उनका सुबह से कुछ पता नहीं है। उनके लिए नाश्ता बनाते हुए बोली थी। वो पापा के साथ गए हैं, आते ही होंगे। मुझे बता कर गए हैं, मुझे याद नहीं रहा बताना। वलीद कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोला। ये लो नाश्ता करो जल्दी से। बेगम सेजाद ने उनकी पसंद के ऑमलेट उनके सामने रखे थे। मामा मैं दूध नहीं पीऊँगा, प्लीज़ इसे यहाँ से उठाएं। फ़रूख ने मुंह बनाते हुए कहा। एलो, दूध पीने में क्या कबाहत है, जल्दी पियो। तायम्मा घूरते हुए बोली और फिर आसिर को नज़र बचाकर उठते देखकर उसका हाथ पकड़ कर बिठाया। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम भी पियो, वो गुस्से से बोली। दोनों रोज़ यूं ही दूध पीने से आनाकानी करते थे। मामा मैं ये नहीं पीऊँगा। फिर मिसरगान की जानब झुकता हुआ सरगोशी में बोला। प्लीज़ ये तुम पी लो। मैं तो अपने हिस्से का पी चुकी हूँ, तुम्हारे हिस्से का इसलिए तुम खुद ही पियो। उसने सफाचट जवाब दिया तो वो दांत पीस कर रह गया। कुछ कह तो सकता नहीं था क्योंकि मामा सामने ही बैठी थी। फिर दोनों ने ही मुंह बनाते हुए अपने अपने गिलास खाली किए थे। अरे सलाल, हारिस और आशिर अब तक क्या सो रहे हैं? ताई अम्मा को अपने सपूतों का ख्याल आया था। वो तो कब के उठ चुके हैं क्योंकि रात को वलीमा है, इसलिए उसकी तैयारी देखने होटल गए हैं। आसिर ने जवाब दिया। अच्छा, सलमा बेगम सजाद, तुमने इनकी बात करवा दी इफ़त से? हाँ भाभी करवा दी थी, बहुत खुश हो रही थी और शादी में ना आने पर अफसुर्दा भी। वो सलाल की शर्ट पर बटन लगाते हुए बोली थी। चलो जब आएगी तो मिल लेगी। अल्लाह अब इन दोनों को खुश रखे। वो वसामा और शाने को दुआ देते हुए उठ खड़ी हुई थी। अजहर कहाँ है? बेगम तारिक ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। अजहर बाबा के साथ गया किसी काम से। तुम कहाँ थी? ताई अम्मा ने पूछा। मैं अम्मा जान के पास थी, शगुफ्ता अपा भी बैठी हुई थी तो बातों में वक्त का पता नहीं चला। उनके पास बैठते हुए चाय का सिप लेते हुए बोली थी। वसामा की आंख खुली तो टाइम देखकर फ़ौरन उठ बैठा। दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं इतनी देर सोया? वो खुद कलामी में बोला। फिर बराबर में सोई हुई रुशाने को देखा तो लबों पर बड़ी शरीर से मुस्कान आ गई जो नींद में भी खफा लग रही थी। वो उसको काफ़ी देर तक देखता रहा, फिर उठकर वॉशरूम चला गया। वो बात लेकर आया तो वो अब तक नहीं जागी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल बनाने लगा कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो फेयर ब्रश रखकर दरवाजे की जानब बढ़ा। सामने मामा को देखकर मुस्कुराया। क्या बात है बेटा, आज उठना नहीं है? वो भी मुस्कुराते हुए बोली। मैं तो उठ गया पर आपकी नींद की दीवानी बहू अब तक सो रही है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा उसको जगाओ जब तक मैं तुम लोगों का नाश्ता भिजवाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए पलट गई तो वो दरवाज़ा बंद करके बैठ के करीब आया और फिर उसके पास बैठकर उसके गाल थपथपाए थे। रुशाने उठो, सुबह हो गई है। वो किसमिस आकर करवट बदल गई। उसके मुसलसल जगाने से भी वो नहीं उठी थी तो वो उस पर झुक गया। उसकी शरारत पर वो बुखलाकर उठी थी। आप
शर्म से नज़र नहीं उठ रही थी। जो रात तक बड़बड़ कर बोल रही थी, अब उसको अपने इतने करीब देखकर उसकी सांसें तक रुक गई थी। कल रात की बेकरारी और बेताबियों ने उसके हवास ख़ता किए हुए थे। मैं आती हूँ। उसके करीब से गुजरकर वॉशरूम चली गई। उसके इस अंदाज को देखते हुए वसामा के लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट आई थी। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। जब वो नहाकर बाहर आई तो वसामा को कमरे में ना देखकर सुकून में आ गई थी। उसके साथ बड़े अजीब से हो रहे थे। दिल की दुनिया में तूफान बरपा था। वसामा को इस अंदाज में देखकर दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। कल तक जिसे देखने बात करने से उलझन नहीं होती थी, आज उसके सामने नज़र उठाना मुश्किल लग रहा था। रात का मंजर याद करके उसका शर्म हया से बुरा हाल था। बालों को संवारते हुए सोचे जा रही थी कि दरवाज़ा खोलकर हूरिया, अनुषा, मिसरगान अंदर आई थी। दरवाज़ा खुलने पर वो चौंक कर पलटी थी। वो लोग उसको बड़ी शरारत से देख रही थी। अब कहो बन्नू रानी, कैसे लगे तुम्हें वसामा भाई? अनुषा उसके शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए बोली। आज तो जुबान से कुछ बोला ही नहीं जा रहा। वैसे भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? हूरिया ने उसके करीब बैठते हुए पूछा। नाम भी मत ले वो अपने वसामा भाई का। वो एकदम गुस्से में बोली थी। अरे अब वो हमारे वसामा भाई हो गए और तुम्हारे लिए सिर्फ वसामा? ओहो, मिस्टर खान ने बड़ी शोखी से कहा। वो पहले ही वसामा के रवैये से परेशान थी, तो उसकी बात पर रोने बैठ गई तो वह सब मुस्कुराने लगी थी। रोशान ने, यार अब तो रोना बंद करो। इतना खूबसूरत शख्स पाकर भी रो रही हो। अब अपनी अनुषा को ही देखो, कैसे अजहर भाई के सपने आंखों में सजा कर बैठी है और तू रो रही है। हूरिया अनुषा को मायनी खेजी से देखते हुए बोली तो उसको घूरने लगी थी। इतने में वसामा किसी काम से कमरे में आया तो वो बड़ी जोमायनी से रोशाने को देखने लगा। वो सीधा वार्डरोब की जाना बढ़ा था। फिर अपनी मतलूबा चीज़ लेकर वापस पलटने लगा तो रोशाने पर एक गहरी नज़र डालना नहीं भूला था। उसके जाते रोशाने ने दबी दबी सांस खारिज की और बड़ी चोर नज़र से इनकी तरफ देखा था तो नज़रों के तसादम पर उनको हंसी आ गई। फिर कुछ ही देर में वो सब कुछ फूल भाल कर मुँह दिखाई के कंगन दिखाने लगी थी। कुछ भी हो, अब सबके सामने वो पहले जैसी बेवकूफ़ों जैसी हरकत नहीं कर सकती थी। फिर वलीमे की तकरीब में सबने ही इन दोनों की जोड़ी को सराहा था। वलीमा भी खैरियत से गुजर ही गया था। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना शुरू हुआ तो भागती दौड़ती ज़िंदगी एक पुरसकून से ठहराव का शिकार हो गई। दादा जान कह रहे हैं कि वो कुछ दीनी किताबें लाए हैं, वो दे दें। जलाल अंकर के घर देकर आना है। वो खुद भी वहीं पर बैठे हैं। आजिर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। वो अलमारी के ऊपर रखिए, उठा लो। और सुनो, जाते हुए रोशाने को मेरे कमरे में भेजना। वो कुरान खोलकर पढ़ते हुए बोली। वो इस बात में सर हिलाकर चला गया। मिसर खान, रोशाने कहाँ है? उसको बोलो दादी जान बुला रही हैं। वो लाउंज में बैठी मिसर खान को कहता हुआ खुद बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। मिसर खान रोशाने को ढूंढते हुए उसके कमरे में गई तो वो सोई हुई थी। उसने उसको जगाना मुनासिब न समझा। दरवाज़ा बंद करके दादी जान के कमरे की तरफ बढ़ी थी। फिर दादी जान को बताया कि वो सो रही है तो वो सर हिलाकर दोबारा से कुरान शरीफ पढ़ने लगी। अफ्तारी के टाइम पर घर में बड़ी ही रौनक होती थी क्योंकि घर के सभी मर्द ऑफिस से जल्द आ जाते थे और ख़वातीन किचन में मसरूफ़ होती थीं। रोशाने, ज़रा कमरे में आओ। वसामा ऑफिस से आने के बाद उसे बोला और ख़ुद कमरे में चला गया और वो भी उसके पीछे उठकर कमरे में चली गई थी। क्या बात है? वो अंदर आते हुए बोली। मैंने जो तुमको फ़ाइल दी थी वो कहाँ है? मुझे अभी चाहिए। वो बेड की दराज खोलते हुए बोला था। वो मैंने कहाँ रखी है? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। वो इत्मीनान से बोली। क्या मतलब याद नहीं? मुझे उसकी ज़रूरत है। मुझे दोबारा ऑफिस जाना है। याद करो कहाँ रखी थी। वो उसके मुतमईन चेहरे को घूरते हुए बोला। वो जहन पर जोर डालते हुए याद करने लगी। हाँ, याद आया, मैंने अलमारी में रखी थी। उसको एकदम में याद आया था। थैंक गॉड, याद तो आया। वो हाथ उठाकर बोला। वो अलमारी खोलकर फाइल निकालने लगी तो उसके करीब आ खड़ा हुआ। इतना भूलते क्यों हो मेरी जान? वो उसको अपने हिसार में लेते हुए बोला। वो इतने दिन गुजरने के बाद भी उससे घबराती थी, उसकी गुर्बत में उलझ जाती थी। ये क्या कर रहे हैं आप रोज़े से हैं? उसके हिसार को तोड़ते हुए बोली थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो शरीर अंदाज में गोया हुआ उसे नज़र चुराते हुए वार्डरोब बंद करने लगे तो वो बेड पर बैठकर शूज़ उतारने लगा था। मेरा कोई सूट निकाल दो, मैं इफ्तारी के बाद दोबारा ऑफिस जाऊँगा। तो उसके कपड़े निकाल कर रख चुकी थी। आप दोबारा क्यों ऑफिस आ रहे हैं? वो उसके शूज़ उठाते हुए बोली। कुछ ज़रूरी काम है, उसे पूरा करना है। अगर तुम कहती हो तो नहीं जाता हूँ। वो शरारत भरी नज़रों से उसको देखते हुए बोला। नहीं नहीं, आप जाइए। वो जल्दी से बोली तो उसके घबरा कर जल्दी बोलने पर हंसने लगा था। अच्छा सुनो, मुझे सुबह सहरी के लिए जल्दी उठाना, आज भी देर से उठा था। वो फाइल का मुतालिया करते हुए बोला तो सर हिलाकर कमरे से चली गई। आंख खुलते ही वो पहली नज़र डालकर सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा न कर सकी। कमरा मध्यम रोशनी से रोशन था। उसकी सांस उथल पुथल हो रही थी। सीने पर बोझ धरा हुआ महसूस हुआ तो उसने उठना चाहा, मगर किसी के हिसार ने उसे उठने नहीं दिया था। उसने कुछ चौंक कर अपनी मुद्दी मुद्दी आंखें खोलकर अपने पहलू में लेटे वसामा को देखा। उसकी तरफ चेहरा किए करवट के बल दुनिया माफिया से बेखबर सो रहा था। नींद में उसे अपना हाथ रोशाने पर रख दिया था। उसे बहुत आहिस्तगी से उसका बाजू उठाया और उठ खड़ी हुई। वो वजू करके बाहर आई तो उसकी जानिब बढ़ी। सुनिए, जल्दी से उठ जाए, सहरी का वक्त हो गया। वो उसको कहते हुए खुद कमरे से बाहर चली गई थी। फिर मामा और ताई अम्मा के साथ सहरी तैयार की। फिर सब्जी से डाइनिंग टेबल पर रखने लगी तो दादा जान ने पूछा, वसामा नहीं उठा अब तक?
मैं उठाकर तो आई थी। रुशाने ने कीमे का बाउल टेबल पर रखा। सभी अपनी अपनी नशीस संभाल चुके थे। जाओ जाकर देखो उसको, ताई अम्मा ने पराठे बाबा जान को देते हुए कहा तो वह दांत पीसते हुए कमरे की जाने बढ़ी। वो हनूज इसी तरह सो रहे थे। ये अब तक नहीं उठे। सुनिए उठ जाएं, 20 मिनट रह गए सहरी ख़त्म होने में। वो उसके ना उठने पर परेशान हो गई थी क्योंकि वो एक ही आवाज़ में उठ जाता था। उसके करीब बैठ गई और बेख्तियार इसकी दहकती पेशानी पर अपना हाथ रखा। दूसरा हाथ उसके सीने पर धरा था। वसामा ने पूरी की पूरी आंखें खोली। उसकी आंखों की रंगत सुर्ख हो रही थी। हाँ, अपनी पूरी आंखें रुशाने पर जमाए उसने हनकार भरा। वो बेचैन हो उठी थी। आपकी तबीयत तो ठीक है? उसका बाजू हिलाते हुए पूछा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो? वो उसका हाथ थामते हुए धीरे से बोला। नहीं, आपको तो बहुत बुखार है, मैं ताई अम्मा को बताती हूँ। वो परेशानी में खड़े होते हुए बोली। मैं ठीक हूँ रुशाने, उसका हाथ खींचते हुए बोला। उसका हाथ खींचने पर वो दोबारा बैठ गई थी। वो लिहाफ हटाते हुए बिस्तर से उठा और अब अपने घने बालों को हाथ से सही करने लगा था। आप उठकर कहाँ जा रहे हैं? आपको तेज़ बुखार है, आप प्लीज़ लेट जाएं, आराम करें। वो उसको बाथरूम में जाता देखकर बोली तो वो पलट कर उसकी परेशान सूरत देखते हुए बोला था। मैं ठीक हूँ, मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। वो कहते हुए वॉशरूम में घुस गया तो वहीं टहलने लगी थी। वसामा तौलिए से मुंह साफ करता हुआ बाहर आया तो उसे वहीं देखकर रुक गया था। चलो सहरी का वक्त आ रहा है, वो उसका हाथ थाम कर बोला था। बुखार में रोज़ा रखेंगे आप? उसकी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से बोली थी। रोज़े फ़र्ज़ हैं, किसी सूरत माफ़ी नहीं है। वैसे तुमने अपनी दुश्मनी ख़त्म कर ली है जो इतनी परवाह कर रही हो? उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। जी नहीं, मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैंने आपसे बढ़कर कोई धोखेबाज नहीं देखा। क्या धोखा किया मैंने तुम्हारे साथ? उसे सुर्ख आंखों से घूरते हुए बोला। फिर उसके कुछ ना कहने पर कमरे से चला गया तो वो भी पीछे चली गई थी। शाम तक वसामा का बुखार काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। रुशाने के मना करने पर भी वो ऑफिस चला गया था, लेकिन दोपहर में सर चकराने लगा और दिल में घबराहट सी होने लगी तो वो ऑफिस से उठकर घर चला आया था। घर आते ही अपने कमरे की जानब बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते ही बेड पर गिर सा गया। बेड पर गिरते ही उस पर गनूदगी सी तारी होने लगी और फिर कब नींद की आगोश में गया पता ही नहीं चला। रुशानी असर की नमाज पढ़ रही थी। सलाम फेरा तो उसको कमरे में पाकर हैरान हुई। वो जूतों समेत बेड पर दराज था, जाए नमाज लपेट कर सोफे पर रखे और फिर उसकी तरफ आई थी। झुककर शूज़ के स्ट्रिप खोलने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? वो फ़ौरन ही बेदार हो गया था। मैं जूते उतार रही हूँ, आप थक गए हैं होंगे, आराम से सो जाए, अफ्तारी के वक्त मैं आपको उठा दूंगी। प्लीज़ छोड़ो, जूते मैं खुद कर लूँगा। दरअसल सर चकरा रहा है तो ऐसे ही लेट गया। वो जराबे उतारते हुए बोला। मैंने आपसे कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज रोज़ा मत रखें। चले रोज़ा रख लिया था तो ऑफिस मत जाएं, पर आप तो किसी की सुनते ही नहीं हैं। वो अनजाने में ही उसकी बीवी का रोल अदा कर रही थी। दिल वसामा को वही दर्जा देने जा रहा था जो उसका हक था। वो चेंज करने वॉशरूम की जाने बढ़ा। नहाकर वापस आया तो उसको सख्त गुस्से से घूरने लगी थी। अभी आपका बुखार उतरा नहीं है जो आप नहा कर आ रहे हैं? आपका दिमाग ख़राब हो गया है? यार घबराहट हो रही थी तो नहा लिया, इससे कुछ नहीं होता। वो टॉवल से सर खुश करते हुए बोला। उसके करीब आकर उसका माथा छूने लगी। अच्छा आप लेट जाए। उसको बेड पर लेटाकर कंबल उड़ाते हुए बोली। खुद लाइट ऑफ करके बाहर चली आई। तुम कहाँ चली गई थी? वो किचन में आई तो अनुषा उसको देखते हुए बोली थी। कमरे में थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और रोज़ा भी रख लिया। अगर रोज़ा नहीं रखते तो दुआ खा लेते। अभी भी इतना तेज़ बुखार है और जनाब नहा कर आए हैं। वो फिक्रमंदी से बोली। अनुषा उसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुरा दी और खुशी हुई कि उसने इस रिश्ते को दिली तौर पर कबूल कर लिया है। चलो अभी थोड़ा सा वक्त रह गया, तुम परेशान ना हो। वो हिनकार भर कर रह गई थी। रुशाने वसामा कब आया था? बाहर उसकी गाड़ी खड़ी है। हाँ जल्दी आए थे, तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में है, सो रहे हैं। वो पकौड़ों का मेज़ा बनाते हुए बोली। क्या हुआ? सुबह तो ठीक था, ताई तशवीश से बोली। सुबह से बुखार है, मना किया था कि आज ऑफिस ना जाएं, लेकिन माने ही नहीं। हमेशा अपने ही करते हैं। वो गुस्से से तो भरी ही थी। ताई अम्मा को देखते ही वो उसकी शिकायत करने लगी। वो उसके ऊपर हंसते हुए उठी तो उनके हंसने पर खफा होने लगी थी। अरे बच्चे नाराज़ मत, तो इफ्तारी के वक्त दवा दे देना, मैं जाकर देखती हूँ उसको। उनको उठा भी दीजिएगा, 15 मिनट रह गए इफ्तारी होने में। वो जल्दी जल्दी हाथ चिलाने लगी। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही हर कोई खुशू व खुजू से रोज़े रख रहा था। तिलावत कुरान पाक की सहर अंगेज़ हवासें सुबह से शाम तक जारी रहती। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी गुजर चुका था, सो सबको ही अपनी ईदी की तैयारी की फ़िक्र लग गई थी। मामा मैंने बाज़ार जाना है, मिस्र गान ने बेगम सजाद के करीब बैठते हुए कहा। शाम में इफ्तारी के बाद आजिर के साथ तुम सब चली जाना। दादी जान ने तस्बीह के दाने पढ़ते हुए उसकी बात का जवाब दिया था। थैंक यू दादी जान, मैं सबको जाकर बताती हूँ। वो भागते हुए बाहर चली गई तो वो उसके बचपने पर हंस पड़े थे। अम्मा आपको इफ़त के घर जाना था, कब तक जाएंगे? मुझे बता दें। फरहान साहिब जो उनके कहने पर ऑफिस से जल्दी आए थे कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। शाम में रोज़ा इफ्तारी के बाद चलेंगे। बहू ज़रा पैरों पर तेल लगाओ, दर्द हो रहा है। वो लेटते हुए बोली थी। आप आराम करें अम्मा, जब जाना हो तो बता दीजिएगा। उनको आराम की ताकीद करते हुए कमरे से चले गए तो बेगम फरहान उसके पास बैठकर तेल की मालिश करने लगी।
वो रुशाने कहाँ है? वो खुश तो है? वो आंखें मूंदते हुए बोली। हाँ माँ, मुझे तो लगता है कि वो अब खुश है, क्योंकि जब वसामा से शादी की बात की थी तो बड़ी चिढ़ती थी, लेकिन शादी के बाद बड़ी तब्दीलियाँ उसमें आ गई हैं। अब उसकी फ़िक्र में हर वक्त हलकान रहती है, उसका हर तरह से ख्याल रखती है। बेगम तारिक मुस्कुराते हुए बोली तो बेगम फरहान ने भी तायद की थी। हाँ, परसों की ही बात को ले लें, वसामा को बुखार हो गया तो फ़िक्रमंदी से उसकी बुरी हालत थी। वो उसकी उस दिन की फ़िक्रमंदी पर मुस्कुराते हुए बोली तो दादी जान भी धीरे से मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। वसामा ने कमरे में दाखिल होते हुए सलाम किया। ऑफिस से आने के बाद सब मर्द हजरात सबसे पहले उनके पास सलाम करने ज़रूर आते थे। वालेकुम अस्सलाम, सबने मुश्तरका सलाम का जवाब दिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दादी जान ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ ख़ास बुखार तो नहीं था। रुशान ने तो यूं ही फिक्रमंद हो रही थी और आप लोगों को भी परेशान कर दिया। वो हंसते हुए बोला। लो, इतना तेज़ बुखार था, बच्ची सही परेशान हो रही थी। तायम्मा बेटे को घूरते हुए बोली, इतना में हुरिया चली आई थी। भैया आज आप देर से आए हैं, खैरियत थी? उसके सामने बैठते हुए बोली। हाँ कुछ काम था, मैं अजहर के साथ था। कोई काम था तुम्हें मुझसे? नहीं, वो रुशाने परेशानी में पूछ रही थी। अच्छा मामा, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, वो उठते हुए बोला और फिर कमरे से चला गया था तो वो फिर से अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। तुम नहीं गई सबके साथ बाजार? अफ्तारी के बाद वो कमरे में आया तो उसके धुले हुए कपड़े अलमारी में रखते हुए पूछा। मेरे पास इतने बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो शादी में बनवाए थे, वो रखे हैं, इसीलिए नहीं गई। वो मसरूफ़ अंदाज में बोली थी। क्यों, और कपड़े नहीं बनवाने? उसके करीब आकर गोया हुआ। मुझे नहीं बनाने तो नहीं बनाने, और क्यों नहीं बनवाने मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके करीब से गुजरने लगी तो उसने उसको अपनी तरफ खींचा तो वो जो मुकम्मल अपने ध्यान में गुम थी उसके खींचने पर सीने से आ लगी थी। वो उसकी ग्रीब से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी तो उसने उसको मज़ीद अपने करीब कर लिया। अभी मुझे ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है, उसे नजरें चुराते हुए बोली। इसमें भी बड़ी देर है, इस वक्त तुम मेरे ऊपर तवज्जो दो, कुछ मेरा भी हक अदा कर दिया करो। तो आपने अपना हक छोड़ा कहाँ? इतने मज़लूम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिस बात में वो बात भी कह गई जो बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी। वो उसकी बात पर बेख्तियार ही कहका लगा उठा था। तो क्यों छोड़े अपना हक? तुम्हारे करीब ही तो ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। वो बहकने लगा तो उसके तेवर देखकर बुखला उठी थी। दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा, उसे रोकते हुए बोली। घर में कोई नहीं है, यंग पार्टी बाजार गई हुई है और घर के सारे बड़े इफ़त फुप्पो के घर गए हैं। उसके बालों से कैचर उतारते हुए बोला था। घर के मुलाजिम तो घर पर हैं, छोड़े मुझे। अब की बार उसने कुछ गुस्से कुछ घबराहट से उसकी जानब देखना चाहा, मगर नजरें अगले ही लम्हे झुक गईं। क्या कुछ नहीं था इन आंखों में? उसे अपनी रूह फना होती महसूस हुई। दिल की धड़कनें तो हद से ज़्यादा तेज़ थी। वसामा भाई, यार भाई को भाड़ भी झोंको, वो तड़प उठा था। खबरदार जो तुमने मुझे भाई कहा, वो सख्त बनाया था। शादी से पहले मैं तुम्हारा भाई था, यानी था, हूँ नहीं। अब तुम मेरी बीवी हो, आखिर कब तक मानूंगी, कब इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगी? पहले तुमने इस तरह नहीं सोचा होगा, पर अब तो सोचा होगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि तुम्हारे बिना जीना अजाब लगता है। मैं तुम्हें उस वक्त से चाह रहा हूँ जब मुझे इस बात का शऊर भी नहीं था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? उसके सामने दो जानू होकर बैठा तो वो उसकी तरफ यकटक देखे जा रही थी। उसकी आखिरी बात पर बेसाख्ता ही उसके लब पर हाथ रखा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, शुरू शुरू में ये सब अच्छा नहीं लगता था, बल्कि अब भी घबराहट होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके बगैर नहीं जी सकती हूँ। वो भी इख्तियार ही उसके शाने पर सर रख कर रो पड़ी तो उसके लब घनी मूंछों तले मुस्कुरा उठे थे। आपने मुझे भी खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। वो हनूस उसके शाने से लगी हुई थी। शुक्र है अल्लाह का, तुमने इकरार तो किया, वरना मेरी तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती और ईद ख़राब हो जाती। वो शरीर लहजे में बोला तो वो एकदम से उससे अलग होकर बोली थी। ईद कैसे ख़राब होनी थी? जाहिर सी बात है, तुमने करीब तो आने नहीं देना था, तो ईद तो ख़राब होती ना। वो जुमायनी से देखते हुए बोला था। आप ज़्यादा फैले नहीं। तो वो उसकी नाक खींच कर बोला। मैं कहाँ फैल रहा हूँ? वो उसकी रोमांटिक हालत से घबराते हुए बोली। आप भी ना बहुत बड़े चीटर हैं। तो वो हंसते हुए उसको अपने करीब कर गया था। आज रात मुझे लगता है कि चांद नज़र आ जाएगा। क्यों भाई? वलीद ने वसामा से पूछा था। मेरा भी यही ख्याल है, वो टीवी पर हनूस देखते हुए बोला था। यह भी तो हो सकता है कि कल रोज़ा हो। अनुषा ने क्या सराई की। हाँ हो सकता है, आजिर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। असर भाई आपकी चाय, और ये आपकी। रुशाने ने असर और वसामा को चाय दी थी। तो हम लोग कहाँ हैं? वलीद ने इन दोनों को चाय पीते हुए देखकर कहा था। तुमने अभी आइसक्रीम खाई थी, वो भी इतनी बहुत सारी, ऊपर से तुम चाय पियोगे? वो घूरते हुए बोली। तो क्या हुआ, आइसक्रीम खाने से चाय का क्या ताल्लुक? ठंडे पर तुम गर्म चाय पियोगे, दांत गिराने हैं, या ज़ुकाम भी हो सकता है। आई बात समझ में? वो हुरिया के हाथ देखते हुए बोली जो अनुषा से मेहंदी लगवा रही थी। हाँ आ गई है, वो हुरिया का हाथ पकड़ते हुए बोला। ये क्या कर रहे हो बदतमीज़ इंसान? हुरिया ने अपने हाथ को उसके हाथ में देखते हुए कहा। ये क्या लगा रही हो तुम? लाओ मैं लगाता हूँ मेहंदी तुम्हें, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है। वो उसकी मेहंदी ख़राब करते हुए बोला। भाई इसको देखे क्या कर रहा है, मेरा सारा डिज़ाइन ख़राब कर दिया है। वो रूहानसी होकर वसामा से बोले।
भले छोड़ो इसका हाथ, सारा डिज़ाइन बर्बाद कर दोगे, वो मसनूई गुस्से से बोला तो उसका हाथ छोड़कर रुशाने के पास आ बैठा जो सुबह के लिए खुश्क मेवाजात काट रही थी। लाए भाभी, आपके हाथ में मैं लगाता हूँ। देखो मेरे साथ बिल्कुल भी बदतमीज़ी नहीं करना, मैं मेहंदी वहंदी नहीं लगवाऊंगी, वो उंगली उठाकर बोली थी। क्यों नहीं लगानी है मेहंदी, मैं भी दादी जान को बोल कर आता हूँ, शादी के बाद पहली ईद है आपकी भाभी जान, वो शरारत से आंखें घुमाते हुए बोला था। पूरे खबीस हो तुमसे नहीं लगवाऊंगी, ये याद रखो, हाथ गंदे नहीं करवाने। फिर भाई से लगवानी है, उसने उसको उठाकर वो सामा के बराबर ला बिठाया था। चलो यार लगाओ मेहंदी, क्या सोच रहे हो, खुशकिस्मत हो तुम जिसे ये सादत नसीब हो रही है, एक हमें देखो, अजहर ने कहते हुए नूशा को देखा तो नूशा मुस्कुरा दी थी। तो लगाए ना मेहंदी भाई, वली शरारत से बोला। किसको लगाऊं, तुम्हारे लगाऊं, वो भी उनका उस्ताद था, कहाँ उनके घेरे में आता, मालूम था कि दोनों ही उसकी खिंचाई करने पर तुले थे। मुझे कोई मेहंदी वहंदी नहीं लगवानी है, रुशाने पजल होते हुए उसके पहलू से उठ खड़ी हुई कि इतने में मस्जिद में ऐलान होने लगा कि ईद का चांद नजर आ गया तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। चांद रात मुबारक हो चांद को, वसामा ने सबसे नज़र बचाकर उसके कान में सरगोशी की तो वो भी मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए बोले, आपको भी मुबारक हो, चले सब बड़ों को मुबारकबाद देकर आते हैं। सब ईद की नमाज़ पढ़कर आ गए थे और अब लड़कियां उनसे लड़ झगड़ कर उनसे ईदी वसूल कर रही थी। बुजुर्गों ने तो बड़े आराम से ईदी दे दी थी, लेकिन लड़कों ने कहाँ आसानी से देनी थी। आज ये शराफत से ईदी दो वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्र खान सजी सवरी उसके सामने खड़ी थी। मुझे ले लो ईदी का गिफ्ट समझकर, उसने कहा और वलीद के बराबर बैठ गया तो उसको घूरने लगी थी। फिर काफ़ी आनाकानी के बाद सबने ईदी दे ही दी थी, वसामा ने तो आते ही साथ दे दी थी। अब उनकी छेड़छाड़ से महसूस हो रहा था, फिर रुशाने की कमी महसूस करते ही वो सबको हंसता छोड़कर कमरे में आया तो वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी चूड़ियाँ पहन रही थी तो उसका अक्स आईने में देखते ही मुस्कुराई थी। ईद मुबारक, वो उसके पीछे खड़े होते हुए बोला था। आपको भी, वो जल्दी जल्दी चूड़ियाँ चढ़ाने लगी। लाओ मैं पहनाता हूँ, उसके हाथ से चूड़ियाँ लेते हुए बोला। वो कॉपर कलर की हसीन साड़ी पहने हुए खुद भी एक हसीन हूर लग रही थी। उसे चूड़ियाँ पहनाकर फ्रिज से गजरे निकाल लाया था। गजरे, वो बुरी तरह खुश हुई थी। वो जानता था कि उसको मोतिया के गहनों से इश्क था। जी जनाब, सिर्फ आपके लिए, वो गजरे उसके हाथ में पहनाते हुए सरगोशी में बोला था। ये आप कब लाए, वो खुश होते हुए बोली थी। रात को जब आप मज़े से सो गई थी, हमें एहसास तन्हाई देकर। तो क्या मैं अब रात में भी ना सोऊं, अब तो मैं पहले से कम सोती हूँ। वो झूठी खफकी से खड़ी हो गई। वो भी जान गया था, तब भी दोनों बाजुओं ने उसके वजूद को उठा लिया। इस अचानक इफ्तार पर वो बुरी तरह बुखला उठी थी। उसको नरमी से बेड पर बिठाकर खुद भी करीब बैठ गया। गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतने कि मुझे अपने दिल की धड़कन बंद होती महसूस हो रही है, वो दीवानगी से बोला था। आपको मैं कब अच्छी नहीं लगती, ये आप बताएं। क्या करूं, तुम्हें देखकर दिल ही नहीं भरता, इसमें मेरा क्या कसूर है। आज मेरा नाम लेकर मुझे भुलाओ, मैं अब तुम्हारे होंठों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, वो गमगीन लहजे में बोला था। मुश्किल है आपका नाम लेना, मैं नहीं कहूँगी, वो शोखी से बोली तो उसने उसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे उठने से पास रखा था। अब बोलो, क्या कह रही थी। छोड़िए वसामा, मुझे बाहर जाना है, सबको ईदी मिलनी है, वो हयालू तमस्सुम के साथ बोली थी। पहले मुझसे तो ईद मिलो, और क्या मुझसे ईदी नहीं लेनी तुमने, वो उसकी जुल्फ़े संवारते हुए बोला था। हाँ तो आपका एहसास है तो खुद ही दे दे ईदी, उसके कहने पर उसकी पेशानी पर मेहर मोहब्बत सबत करते हुए कहा। ये तुम्हारी ईदी, अब लाओ मेरी ईदी, वो शरारत से उस पर नज़र टिकाकर बोला तो बुरी तरह छिनप गई थी और लम्स के करीब से उठने लगी तो वो भी उठ बैठा था। ये ईदी नहीं है, पैसे निकालें, वो उसकी कमीज़ का बटन खोलते हुए बोली तो वह सामा ने मुस्कुराते हुए अपना वॉलेट खोला था। वो उसके हाथ से वॉलेट लेते हुए बोली, बस इतने काफ़ी हैं, तो उसकी शरारत पर मुस्कुरा दिया। फिर धीरे से उसको अपने करीब करते हुए बोला, ईद मुबारक, तो वो भी सरशारी से उसके सीने पर सर रखते हुए मोहब्बत से बोली थी। आपको भी। अब उनकी ज़िंदगी बहारों के संग हो चली थी। ख़त्म शुद्ध। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ईद स्पेशल नॉवल पसंद आया होगा। रोमांटिक सी स्टोरी थी, फैमिली बेस्ड थी। पर्सनली मुझे तो ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इसमें कज़न्स की आपस में नोक झोंक, छेड़छाड़, फिर वसामा और रुशाने की जो आपस में बातें, आपस में मतलब उनके सीन्स बहुत कमाल के थे। मुझे ओवरऑल ये नावल बहुत पसंद है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। यकीनन ईद की खुशी तो बाला हो गई होगी। तो बस अब आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स अच्छा देना है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो नावल का नेम था नई रुतें नए ख्वाब हैं और चाहतों के सिलसिले बाय सना अख्तर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। पर्सनली
मुझे तो बहुत पसंद आया नॉवल। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है ना? कि आप लोगों को नॉवल कैसा लगा, कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मज़े का लगा। वैसे इतना बुरा कैरेक्टर तो कोई ज़्यादा नहीं था। कोई वरीशा था उस लड़की का नाम, या अरीशा था, जो भी उन दोनों बहनों में से एक थी। वो थोड़ी ओवर बोल्ड थी, बदतमीज़ी की उसने, लेकिन अच्छा हुआ कि जल्दी कांटा निकल गया। बाकी ओवरऑल मतलब फैमिली बॉन्डिंग जो थी वो बहुत कमाल की थी। ओवरऑल नॉवल मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। तो आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी, ठीक है जी। तो जहाँ तक कमेंट सेक्शन की बात है, तो अब हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आपको पता है कि ईद की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, बहुत से गेस्ट आ रहे होते हैं, फिर हमें भी ईद मिलने जाना होता है। तो मसरूफियात में इतना टाइम मैं इतना ही निकाल पाई हूँ, तो आप लोग यही समझे कि बहुत मैंने मुश्किल से निकाला है। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये वक्त भी निकालना, लेकिन फिर आप लोगों को मैं छोड़ तो नहीं ना सकती। आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों को भी ईदी देनी थी, तो आप लोगों को मैंने अपनी तरफ से ईदी दे दी है। अब आप लोग इंजॉय करें। कमेंट सेक्शन अब हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, और आज की स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अब कल हाजिर होंगे नए नॉवल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज की स्टोरी इंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।